नमस्कार दोस्तों, हेलो सर प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में लगाने वाले हैं। तो आइए बिना देरी करे हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट के अंदर का पहला आपका क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम खाली स्थान से संबंधित है। ठीक है, गति का दूसरा नियम काय से संबंधित है? दाब तो पास्कल से होता है ना। जड़त्व किससे है? पहले नियम से। वेग अपने आप में एक डेफिनेशन है। तो संवेग से कौन सा नियम संबंधित है? दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम क्या बताता है? संवेग के विषय में बताता है। संवेग क्या होता है कि लगाए, दूसरा नियम कहता क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल है ना, उसके संवेग में परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये दूसरा नियम कहता है कि लगाया गया बल क्या करता है? संवेग में परिवर्तन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा क्या है? दूसरे नियम से कौन संबंधित है? संवेग। समझे? प्रश्न नंबर 2, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। ठीक है, काउंट नहीं करने का। प्रश्न नंबर 2, एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर, फिर से दूसरे कौन सा आ गया? गति का दूसरा नियम। संवेग में परिवर्तन मतलब गति का दूसरा नियम। एक निकाय में संवेग में परिवर्तन की दर खाली स्थान के समानुपाती होती है। अभी मैंने बताया किसके समानुपाती होती है? बल के समानुपाती होती है ना। द्रव्यमान के समानुपाती तो होती ही नहीं है। विस्थापन, बल, स्थितिज ऊर्जा या दाब। तो आपको यहाँ से क्या ऑप्शन लगाना है? बल के समानुपाती होती है। अच्छा, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही क्या कहलाता है? आपका डिस्प्लेसमेंट। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यानी कि किसी भी चीज़ की स्थितिज ऊर्जा को हमें नापना हो, या स्थितिज ऊर्जा होती है उस, अगर कोई चीज़ मान लो कि एक पत्थर है, कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा आप कैसे निकालोगे? mg, उसका यानी कि वजन या उसका वेट जितना है वह कितनी ऊंचाई पर रखा हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करने पर क्या जाती है? उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। दाब क्या होता है? आपको पता ही है, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया। अगला आता है प्रश्न नंबर 3, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? क्या दाब कहा जाता है? दाब नहीं कहा जाता, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। कहीं नहीं जाएगा। विस्थापन मैंने अभी आपको बता ही दिया, बल मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो बल का मैंने स्थितिज ऊर्जा मैंने बता ही दी। तो बल होगा क्या? द्रव्यमान गुणा त्वरण। वैसे भी हमने न्यूटन की गति के दूसरे नियम में देखा था, m इंटू ए क्या होता है? m इंटू ए, गति का दूसरा नियम। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण किसके बराबर होगा? आपके बल के बराबर। प्रश्न क्रमांक 4, रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? एक तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, और दूसरा संवेग किसके विषय में बताता है? संवेग के विषय में कौन बताता है? समीकरण दूसरा नियम हमारा। लेकिन संवेग संरक्षण के एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसलिए संवेग संरक्षण का नियम ही है। तो रॉकेट लॉन्चिंग किस नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग है तृतीय नियम पर आधारित, क्योंकि तृतीय नियम में कहा जाता है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम रॉकेट में थ्रस्ट क्रिएट करना होता है तो उसके अंदर बर्निंग करते हैं, काय की? फ्यूल की। फ्यूल बर्न होकर क्या करता है? तेजी से एग्जॉस्ट होता है, उसके पीछे वाले हिस्से से तेजी से एग्जॉस्ट होगा तो क्या होगा? उसको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा जो कि उसको लिफ्ट कर जाएगा। किसको? रॉकेट को, है ना। कुछ ऐसा होता है। देखो, गति का तीसरा नियम, ये कोई रॉकेट है,
यहाँ पर इसमें क्या होते हैं, थ्रस्ट के नोजल लगे, मतलब उसके नोजल लगे रहते हैं, तो यहाँ से जो एग्जॉस्ट करता है उनकी गैसेस को बाहर निकालता है तेजी से। तो गैसों ने क्या किया होगा, नीचे की तरफ आना चालू करा होगा, जिसके कारण एक रिएक्शन फोर्स इसको मिलता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसी को रिएक्शन फोर्स बोलेंगे, और ये हमारा अप्लाइड फोर्स होगा। तो फोर्स के रिएक्शन फोर्स कौन सा नियम दिखाता है, हमारा तीसरा नियम। 2-3 नियम हम पढ़ चुके हैं। प्रथम नियम जड़त्व का होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत तो फ्लोटिंग यानी कि कोई चीज तरल के अंदर डूबेगी या नहीं डूबेगी इस पर आधारित है, या उस पर कितना बल लगता है तरल द्वारा आरोपित बल के विषय में कौन बताता है, हमारा आर्किमिडीज सिद्धांत। तो सही आंसर कौन सा होगा आपका, तीसरा नियम। अगला क्वेश्चन 4 कह रहा है कि पेंडुलम लयबद्ध दोलन का उपयोग खाली स्थान में किया जाता है। पेंडुलम का उपयोग, पेंडुलम मतलब इस टाइप का पेंडुलम जो होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये ऐसे 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 ट्रेवल करता है इस वाले पाथ पे। तो इस पेंडुलम का यूज हम कहाँ करते हैं, दीवार घड़ी में, कलाई घड़ी में, धूप घड़ी में, रेत की घड़ी में। रेत की घड़ी में तो रेत का उपयोग करेंगे, धूप की घड़ी में सन से एनर्जी लेंगे। कलाई वाली घड़ी में आप पेंडुलम का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इतनी छोटी है, इसमें पेंडुलम कहाँ लगेगा, है ना। तो हमारा सही राइट आंसर कौन सा होगा, दीवार घड़ी में हमने देखा भी होगा कि एक पेंडुलम लटका रहता है और वो बार बार ऑक्सीलेशन करता है ना। प्रश्न क्रमांक 5 के बाद 6, यदि साधारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने समझाया था अच्छे से कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, L के, √L/G आ रहा था ना। तो अगर मैं यहाँ से L को बढ़ाऊं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर यहाँ से देखेंगे हम तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आवर्तकाल किसके बराबर, किसके प्रोपोर्शनली हो रहा है, L के। यानी अगर लेंथ को बढ़ाएं तो टाइम भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दूं तो इसका आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। इसके विपरीत अगर मैं इसकी लंबाई को कम कर दूं तो घट जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, मुक्त रूप से गिरना केवल खाली स्थान में संभव है। कहाँ संभव है मुक्त रूप से, फ्री फॉलिंग कहाँ संभव है, फ्री फॉलिंग संभव है केवल निर्वात में। उसका कारण ये है कि निर्वात में उस पर कोई अवरोध नहीं होता, ठीक है। समुद्र में गिराओगे तो पानी उसका अवरोध बनाएगा, वायु में गिराओगे तो वायु के कण जो है उसके जो वेलोसिटी है उसका अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। वातावरण तो आपका है ही, है ना, इसमें तो सारे कण आ ही जाते हैं वातावरण में, तो इन सब में चलना संभव नहीं है। कहाँ संभव है, निर्वात में, केवल निर्वात में ही फ्री फॉल हो सकता है, ठीक है। अगला, यदि वायु प्रदूषण को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कोई इंडिविजुअल अगर पार्टिकल है, कोई पार्टिकल है इंडिविजुअल, तो इसकी समस्त ऊर्जाएं क्या है, समस्त ऊर्जाओं का योग जो है क्या आएगा, सभी ऊर्जाओं का योग। जैसे कि सभी ऊर्जाओं कौन कौन सी आती हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिर पोटेंशियल एनर्जी, और भी जितनी जितनी एनर्जी होंगी उन सब का योग अगर हम करें तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। हमेशा ही वह इस इंडिविजुअल पार्ट की जो ऊर्जा है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहेगी। तो ये नियम कौन सा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम पूछ लिया आपसे सीधा सीधा, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य मान लें तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या आएगा, एक स्थिर आएगा। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्थिरांक। अनंत हो नहीं सकता, शून्य हो नहीं सकता, स्थितिज ऊर्जा का योग नहीं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाइट, मान लो ये पत्थर रखा हुआ है किसी ऊंचाई पर, ठीक है, यहाँ पर रखा है, ये पृथ्वी तल है,
किसी ऊंचाई पर हमने ये पत्थर रख दिया, तो इस पत्थर की अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो क्या होगी, mgh। तो ऊंचाई के साथ कौन सी चीज़ वेरी करेगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी। जितना ऊपर होगा ज़्यादा उतनी इसमें पोटेंशियल एनर्जी आती चली जाएगी, जितना नीचे हो जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो ऊंचाई किस चीज़ में डिपेंड करेगी, आपकी स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, गतिज ऊर्जा में मास और वेलोसिटी आती है, परमाणु ऊर्जा में उसका धमाका, रासायनिक ऊर्जा में उसके केमिकल रिएक्शन काम में आएगी। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। अगर बांध बना हुआ है, बांध मतलब डैम, तो इस तरफ से जो पानी है उसमें क्या होता है, स्थिर रहता है। तो कौन सी ऊर्जा होने वाली होगी, स्थितिज ऊर्जा, है ना। डैम में हेड जितना बढ़ाते हैं उसकी एनर्जी पोटेंशियल उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करेगी, है ना। गतिशील कोई वस्तु गति में है तो वह अनिवार्य रूप से क्या, एक तो वेलोसिटी होगी, एक उसका मास होगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं कहाँ मिलता है हमें, गतिज ऊर्जा में ही मिलता है। स्थितिज ऊर्जा में mgh होता है, यांत्रिक ऊर्जा में इन दोनों का योग होता है। तापीय ऊर्जा को आपको बाद में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो गतिज ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। गतिज ऊर्जा होती क्या है, 1/2 mv²। तो मास और वेलोसिटी कहाँ पर काउंट कर रहे हैं हम, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, अगला, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। काय पर निर्भर करती है, इसके द्रव्यमान और वेग पर। आपने देख लिया, द्रव्यमान भी होगा उसमें, वेग भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य खालिस्तान होगा यदि उसका विस्थापन शून्य हो तो। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और कार्य क्या होता है, कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये गलती से लिखा गया, सॉरी। कार्य को डिफाइन करने वाला था मैं। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य कैसा होगा, शून्य। तो कार्य हमारा होता क्या है, बल गुणा विस्थापन। अगर विस्थापन यहाँ पर 0 कर दिया जाए तो कार्य क्या हो जाएगा, 0। यही तो पूछा है उसने कि अगर विस्थापन को हम 0 कर दें तो कार्य क्या हो जाएगा आपका, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या शून्य हो जाएगा। इसी के 4 ऑप्शन और भी हैं। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव कर दूं तो कार्य भी कैसा आने लगेगा, नेगेटिव, ऋणात्मक आने लगेगा। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो कार्य भी क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगला, कार्य करने की क्षमता कहलाती है। पिछली हमने वीडियो में कार्य करने की क्षमता को भी पढ़ा था। डायरेक्टली शक्ति होती है, कार्य करने की क्षमता क्या होती है, शक्ति। पावर इज इक्वल टू होता क्या है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू होता क्या है, वर्क अपॉन टाइम, किया गया कार्य विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, शक्ति। अगला, खालिस्तान कार्य कहलाता है। यानी कि कार्य से सीधा सीधा अपने उसने डेफिनेशन पूछ ली आपकी। कार्य बराबर होता क्या है, बल गुणा विस्थापन। अब भी 2 मिनट पहले ही पढ़ा हमने। तो ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कई बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं फिजिक्स के पोर्शन से। ठीक है, और हमारे मूलभूत नियमों से। तो ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न हैं जो अधिक से अधिक बार पूछे जाते हैं। बल गुणा विस्थापन। प्रश्न क्रमांक 16, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो तरल पदार्थ को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, घनत्व को नापने के लिए हाइड्रोमीटर का। ठीक है, तो आर्द्रता मापने के लिए आर्द्रता मापी का उपयोग करते हैं। हिप्सोमीटर काय में यूज होता है,
इप्सोमीटर आपके जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं ना, उनकी ज़मीन से ऊंचाई नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसका एक और नाम होता है इप्सोमीटर का, अल्टीमीटर भी होता है, अल्टीमीटर। ठीक है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई नापने में यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा करते हुए या हम टेम्पो वगैरह में बैठते हैं तो भाई कितने किलोमीटर आ गए, उसको अगर हम नापते हैं तो उसमें कौन सा वाला उपकरण लगा रहता है जो आपकी दूरी को नापता है? देखो, स्पीडोमीटर तो स्पीड नापेगा, है ना। ऑडोमीटर क्या नापेगा? उसकी दूरी को। ऑडोमीटर जो लगा रहता है वो क्या नापता है? आपने कितनी डिस्टेंस ऑटोमोबाइल में ट्रेवल कर ली है। एनेमोमीटर क्या नापता है? ध्यान नहीं आ रहा। गैल्वेनोमीटर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या नापता है ना। गैल्वेनोमीटर जो करंट बहता है किसी परिपथ में, करंट बहता है I, करंट बहता है I, तो वो बता देगा आपका करंट की दिशा को। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? किसी परिपथ में करंट की दिशा को कौन बताता है? गैल्वेनोमीटर। प्रश्न क्रमांक 18, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होगा। एक समान वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण क्या होगा? बताओ। त्वरण होता क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है, ये मैंने समझा दिया कई बार, आप फिर भी एक बार और देख लो। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। यहाँ पे उसने क्या कह दिया क्वेश्चन में? एक समान वेग, यानी कि परिवर्तन क्या रहा होगा? जीरो। एक समान का मतलब क्या है? परिवर्तन ना होना। अगर एक समान है तो परिवर्तन तो यहाँ पर जीरो हो गया। जीरो बटे कुछ भी लिखते रहो, क्या आएगा? जीरो। यानी यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आने वाला है आपका? जीरो। क्या होगा? जीरो, शून्य। अच्छा, धनात्मक एक्सेलरेशन तो होता है कि स्पीड को परमानेंट बढ़ाना, समय के अकॉर्डिंग स्पीड को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? धनात्मक। ऋणात्मक कब होगा? जब स्पीड कम हो रही होगी, इसी को रिटार्डेशन भी कहते हैं, है ना। एक्सेलरेशन को अपोजिट क्या कहते हैं? रिटार्डेशन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? झूले पर बैठा लड़का किस तरीके की गति करता है? मैंने आपको ऑक्सीलेशन समझाया था, ठीक है। ऑक्सीलेशन मतलब आवर्ती गति होगी, क्योंकि वो एक ही पथ पर बार बार एक ही स्पीड से क्या करता है? ट्रेवल करता है। इस वाली गति को क्या कहा जाता है? आवर्ती गति या फिर ऑस्किलेशन मोशन। अगला, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लगता ही है, पर काय पर निर्भर करता है? वो उन दोनों काय पर निर्भर नहीं करता। किस चीज पर निर्भर नहीं करता? नहीं में देखना है। तो हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल F जो है होता क्या है? पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कोई दो पिंड हैं जिनका मास पहले वाले का m1 दूसरे वाले का m2, और उन पर लगने वाला बल क्या होगा? F। उनके बीच में बल कार्य कर रहा होगा। G यहाँ पर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और R क्या है? उन दोनों के बीच की दूरी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो द्रव्यमानों के योग पर वह निर्भर नहीं करेगा। किस पर निर्भर नहीं करेगा? द्रव्यमानों के योग पर, क्योंकि द्रव्यमानों के गुणनफल पर तो निर्भर कर रहा है, उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, गुरुत्वीय स्थिरांक पर भी निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? योग पर। इसी के साथ धन्यवाद साथियों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है विज्ञान के सेगमेंट में, तो इसको देखना ना भूलें।